ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री मंजीत धर्मपाल, आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जब 20 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 2020-21 को सदन में प्रस्तुत किया और बजट भाषण के बाद सदन स्थगित होने के बाद मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में पहुंचा, तो वहां पर पहुंचने के बाद लोगों ने मेरे से प्रतिक्रिया मांगी कि साहब अपने क्षेत्र को इस बजट में क्या मिला। तो मैंने उनसे क्या कहा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई एक बार पुनः 19 के बजट के बाद 2020 में जब बजट प्रस्तुत किया गया तो एक भी चीज मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के लिए इस बजट में राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दी गई। पिछले बजट से और इस बजट में मात्र एक फर्क है, 2019 के बजट के अंदर सरकार ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र में बदलकर बजट में शामिल किया था और इस वाले बजट के अंदर नए संकल्प ये लेकर आए हैं। क्या सरकार ये मानती है कि जो नए संकल्प ये लेकर आए हैं वो पुराने बजट के समय में इन्होंने नहीं किए थे? क्या वो युवा का, किसान का, किसी का भला पहले इन्होंने नहीं करा था कि वो इस बार संकल्प को इस बजट के अंदर इन्होंने जोड़ा? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सरकार द्वारा पहले लिए गए संकल्प की, निरोगी राजस्थान की। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने 100 करोड़ के बजट के अंदर 100 करोड़ रुपए निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष की घोषणा करी है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, पर इस कोष का अधिकतर पैसा सरकार कहती है कि हम प्रचार प्रसार पर, परिचर्चा पर, गोष्ठियों पर खर्च करेंगे। प्रचार प्रचार किसका, परिचर्चा किससे और गोष्ठियां किसकी? क्या सरकार आमजन के पैसे का दुरुपयोग स्वयं के प्रचार प्रसार पर, स्वयं से गोष्ठियों पर और स्वयं की ही परिचर्चा पर खर्च करना चाहती है? तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार को खुद को यह जब नहीं पता कि निरोगी राजस्थान पर कब और कैसे काम करेंगे तो इस योजना को इतनी जल्दी लागू करने की जरूरत कहां थी? आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के गरीब लोगों के पैसे की बर्बादी आप इस तरीके से नहीं करें। आपका ये पैसा कहीं और भी उनके काम आ सकता था। आदरणीय सभापति महोदय, इस बजट के पैरा नंबर 14 में सरकार ने खुद द्वारा चालू की गई निःशुल्क योजना की, निःशुल्क दवाई योजना की और निःशुल्क जांच योजनाओं की तारीफ करी, पर आज इन योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र में धरातल पर क्या हाल है ये हम सबको पता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी द्वारा चालू की गई भामाशाह योजना की भी तारीफ करते, जिसे पूरे विश्व ने सराहा और इस योजना की वजह से आज प्रदेश में करोड़ों लोगों को लाभ हुआ और साथ ही साथ उनकी जमीन जायदाद बिकने से भी बची। पर आप बढ़ाई कैसे करते, क्योंकि ये योजना आपके माध्यम से चालू नहीं करी गई। बढ़ाई तो करना दूर, आपने इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने से भी रोका, जिससे आमजन और गरीब आदमी को बहुत अधिक परेशानी हुई। आदरणीय सभापति महोदय, इस बजट के पैरा नंबर 16 के अंदर सरकार ने निःशुल्क दवाई योजना में कैंसर, किडनी और लीवर की दवाइयों को शामिल करने की बात कही। क्या सरकार ने यह सोचा कि प्रदेश में बीमारियां क्यों अपने पैर पसार रही हैं? क्या सरकार ने कभी ऐसा सोचा कि हम इन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, उस पर कदम उठाने की बात सोची? एक तरफ तो आप बात करते हैं प्रिवेंशन की कि हम बीमारियां कैसे रोके, और दूसरी तरफ आप बात करते हैं निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत आने वाली और दवाइयों को बढ़ाने की। आज आदरणीय सभापति महोदय, आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व प्रदूषण को लेकर चिंतित है, पर मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि राजस्थान सरकार इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। अभी आई एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 बड़े शहरों के अंदर 2 शहर राजस्थान के शामिल है, एक भिवाड़ी, दूसरा जोधपुर से माननीय मुख्यमंत्री खुद आते हैं। फिर भी बड़ी निराशा हुई कि इस बजट के अंदर कोई भी प्रावधान प्रदूषण को रोकने के लिए नहीं किया गया। भिवाड़ी मेरे क्षेत्र में आता है, अलवर जिले के अंदर आता है, मेरे विधानसभा क्षेत्र से नजदीक लगता है, दिल्ली से नजदीक लगता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के आदेशों के बाद भी अगर हम प्रदूषण को नहीं रोक पा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को अपन क्या जवाब देंगे? अच्छा होता कोई ऐसा मत आप बनाते जिससे आने वाले समय में अपन प्रदूषण को कैसे कम कर सके और चला सके, तो ज्यादा अच्छा होता। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसी में आगे बढ़ाते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के औद्योगिक क्षेत्र नीम, जहां पे अनेकों इकाइयां लगी हुई हैं और अधिकतर वायु प्रदूषण के साथ साथ जमीन के पानी को भी दूषित करने का काम जोर शोर से कर रही हैं। आदरणीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा उदाहरण शाहजहांपुर के नजदीक स्थित किंगफिशर बियर फैक्ट्री का है।
जो पानी के दोहन के साथ साथ जो कचरा जो वहां निकलता है वो आसपास के खेतों में छोड़कर आसपास के किसानों की खेतों को बर्बाद करने का काम कर रही है और साथ ही साथ जमीन के पानी को भी दूषित करने का काम कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय, जिसे देखकर भी सरकार अनदेखा कर रही है, क्या सरकार इसी तरह निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का विचार रखती है? आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने चौथे संकल्प के रूप में सक्षम मजदूर और छात्र युवा जवान की बात करी है। सरकार कहती है कि राज्य में ऊर्जावान युवाओं के और मेहनतकश मजदूरों की बात करती है। पैरा 68 में सरकार कहती है कि हम जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर और ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन कर फिट राजस्थान और हिट राजस्थान का संकल्प लेकर आते हैं। क्या सरकार अब ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर विजेताओं की राशि बढ़ाकर क्या सरकार फिट राजस्थान और हिट राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का सपना देखती है? अच्छा होता आप ऐसी कोई योजना लेकर आते जिससे गांव में रहने वाले किसान के बेटे और शहर में रहने वाले युवाओं को अपने खेल प्रतिभा निखारने का मौका मिलता। ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाते बजट के अंदर जिससे वो प्रतिभा आगे निकल कर आती, जिससे आगे जाकर वो इन खेलों के अंदर पदक लेकर आते और हमें भी खुशी होती जब प्रदेश का बेटा, प्रदेश का युवा पदक लेकर आए और सरकार उसको अपनी तरफ से उसको कोई बजट के अंदर राशि प्रदान करती है। जब प्रतिभाएं निकलेंगी ही नहीं तो मेडल कौन जीत कर लाएगा? आदरणीय सभापति महोदय, पैरा नंबर 74 के अंदर सरकार औद्योगिक विकास की बात करती है, औद्योगिक विकास को गति देने की बात करती है, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात करती है। मैं कहना चाहूंगा जो औद्योगिक क्षेत्र अभी राजस्थान के अंदर है उनका जो हाल है वो देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर जितने भी यहाँ पे उद्योग हैं वो यहाँ से और आगे दूसरे प्रदेशों के अंदर जाने की योजना बनाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप पहले पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की कमियों को दूर करें, जिससे देश के अंदर प्रदेश की एक अच्छी छवि बने और अपन पैसा लेकर और उद्योग यहाँ पर स्थापित कर सके, जिससे कि यहाँ पर उद्योग स्थापित होने के बाद प्रदेश के जो युवा हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिल सके। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं, आपने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई हुई कि यहाँ के युवा को, यहाँ के बेटे को, यहाँ पे किसान के बेटे को उस कंपनी के अंदर नौकरी मिल सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी बजट के अंदर अपना रिप्लाई दें तो एक ऐसी नई योजना का आप घोषणा करें जिससे कि जो राजस्थान के अंदर उद्योग लगे हुए हैं कम से कम आसपास के और जो प्रदेश हैं उनकी तरह कम से कम 70-75% यहाँ के लोकल बेटे को, यहाँ पे लोकल भाई को वह उन कंपनियों के अंदर नौकरी मिल सके और वो अपना उन्हें नौकरियां मिल सके और वो अपना जीवन व्यापक कर सके। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा युवाओं की मांग पर, राजस्थान के युवाओं की जरूरत को देखते हुए राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर उद्योगों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का काम सरकार करे। आदरणीय सभापति महोदय, 5वें संकल्प के अंदर सरकार शिक्षा का परिधान का संकल्प लेकर आती है। मैं आपके माध्यम से सदन में अंदर आए 1 वर्ष से भी अधिक हो गया, 1 साल से भी अधिक समय से भी मैं लगातार पिछले भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा मुंडावर के अंदर राजकीय विद्यालय की फाइल को, महाविद्यालय की फाइल को लगातार परस्यू कर रहा हूं, पर आज तक वो फाइल कलेक्टर साहब के पास जमीन आवंटन के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है। जब एक साल से एक कॉलेज की फाइल एक कलेक्टर महोदय के पास जमीन आवंटन के लिए फाइल पेंडिंग पड़ी रहती है, तो क्या आप इस तरीके से आप सपना देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार आप क्षेत्र की जनता को देंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री अपने बजट का रिप्लाई करें उससे पहले, अगर सरकार इतनी ही ज्यादा संवेदनशील है तो उससे पहले उस फाइल को क्लियर करवाने का काम करें और मुंडावर के अंदर राजकीय महाविद्यालय की जमीन आवंटन करने का काम करें। आदरणीय सभापति महोदय, 6ठे संकल्प के रूप के अंदर सरकार पानी, बिजली और सड़क का मान की बात करती है। मैं आपके माध्यम से पैरा नंबर 106 में केंद्र सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ने हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प लिया है और उसके अंदर 50% हिस्सा केंद्र सरकार का है और 50% हिस्सा राज्य सरकार का है। आदरणीय सभापति महोदय, आज आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है शुद्ध पेयजल की। अगर बात करूं मैं अलवर जिले की और विशेष तौर से मुंडावर विधानसभा की, तो आज हालात ये हैं कि 1500 फुट नीचे तक पानी चला गया और 1500 फुट बोर होने के बाद भी वहां पर पानी नहीं मिलता। फिर सरकार कहती है कि साहब हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, उनको एक अनुरोध करेंगे कि इस हिस्से को बढ़ाकर 90% किया जाए। सबसे मैं कहता हूं, अगर आप जनता को, प्रदेश की जनता को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं करवा सकते, आप प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकते, तो आप निरोगी राजस्थान का संकल्प कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले जरूरत है, अगर मनुष्य के शरीर का हिस्सा 70% हिस्सा पानी का है, अगर अपन शुद्ध पेयजल ही नहीं करवा पाएंगे तो उसको निरोगी राजस्थान के संकल्प कैसे पूरा करेंगे? तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना
लाइनमैन को, जेईएन को, ईएन को टारगेट देकर उनसे वीसीआर भरवाई जाती हैं। गरीब जनता को, गरीब आदमी को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अगर वो वहां पर वीसीआर नहीं भरता तो उसकी तो कनेक्शन काट दिया जाता है, उसकी जो डीपीओ उतार ली जाती है और बाकी अन्य जो ताकतवर लोग हैं उनका अनदेखा कर दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अगर सरकार ट्रांसपोर्ट विभाग में जो भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ उसी तर्ज पर अगर बिजली विभाग के अंदर भी कार्रवाई करती है तो उससे भी कहीं बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। अगर बात करें सड़क की तो मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय में 30 से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। 1 वर्ष से भी अधिक हो जाने के बाद भी आज भी सड़कों का काम पूर्ण नहीं होना आपके द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करने की इच्छा शक्ति का दर्शाता है। आदरणीय सभापति महोदय, 7वें संकल्प के अंदर सरकार कौशल और तकनीकी प्रदान की बात करती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मेरे पिताजी चौधरी धर्मपाल जी के द्वारा उनकी अनुशंसा पर सरकार ने सुगमन हेड़ी गांव के अंदर एक आईटीआई खोली। उस आईटीआई का भवन पूरी तरह तैयार है। उसका बिजली के कनेक्शन की फाइल उसके बिजली कनेक्शन की फाइल और डिमांड नोट वहां पर भरवा दिया गया है। 6 महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज उस आईटीआई का बिजली कनेक्शन नहीं हुआ। क्या इसी तरीके से सरकार युवाओं के शिक्षा का परिधान के साथ साथ कौशल और तकनीकी के प्रदान के संकल्प को पूरा करेगी? ये तो मात्र 2 विषय, एक कॉलेज का और एक आईटीआई का मैंने आपके सामने रखा। ऐसे अनेकों विषय हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो अगर मैं बताना चाहूँ तो आप समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं उनको बाद में चर्चा करूंगा। आपने पहले 199 में सीनियर सीजे एंड एसीएचएम कोर्ट खोलने की बात करी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, आपने अपनी नजर उन विधानसभा क्षेत्रों पर तो डाली, उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी डाले जहां से भाजपा के उम्मीदवार भी जीतकर इस सदन में पहुंचते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के नीमराना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर 3200 से भी अधिक केस हैं, जिसमें से 1100 से अधिक फौजदारी के मुकदमे हैं। उपखंड के तहत 3 थाने मांडन, शाजापुर और नीमराना आने के बाद भी आज तक सीजेएम और जेएम कोर्ट के लिए और अन्य जरूरी मापदंड पूरे करने के बाद भी सरकार का ध्यान उस पर नहीं पड़ा है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जब बजट पर अपना जवाब दें तो इस बात को ध्यान में रखकर नीमराना में भी सीजे एंड जेएम कोर्ट खोलने की घोषणा कर जनता को लाभ पहुंचाने का काम करें। आदरणीय सभापति महोदय, कुछ समय पूर्व 2 दिन पहले बानसूर से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री ने पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को अपना मानकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ना कुछ दिया। मैं पूरे प्रदेश की तो बात नहीं करता, पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि बजट के अंदर आप उन्हें एक बार बजट को पढ़ें। केवल मात्र 2 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर अलवर जिले में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर सरकार ने कुछ दिया है तो आप आगे लेकर आए। अंत में इस बजट पर कहना चाहूंगा, इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी भी एक जंग हो जाती है। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।